अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमले की। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक की जामिया मस्जिद में खुदकुश धमाका हो गया है। धमाके में मरहूम मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है हमले में मौलाना हामिदुल हक निशाना थे, जबकि DPO नौशहरा अब्दुल रशीद के मुताबिक धमाका खुदकुश था। पुलिस के मुताबिक धमाका जुम्मे की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद के मरकजी हॉल में हुआ। जानी नुकसान के खदशे के पेश नज़र नौशहरा के अस्पतालों के अलावा पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मौलाना हामिदुल हक की शहादत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मौलाना हामिदुल हक एक जय्यद आलम दीन थे, इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त कसर। कहिएगा ये दहशत गर्दों के अज़ाइम क्या होते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं ये, और आज से नहीं बारहा इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं, कैसे लगाम डाली जा सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं रिग्रेटेबल इंसिडेंट है, इसकी जितनी भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। जो ये इंसिडेंट हुआ है अकोड़ा खटक में जामिया में, और हामिद साहब जो है एक बड़ा खूबसूरत पाकिस्तानी थे। इनके वालिद साहब की पाकिस्तान के लिए और दीन के लिए बहुत खिदमात है। अनफॉर्चुनेटली इनके वालिद साहब को भी इसी तरह कत्ल किया गया था और अब ये इनकी शहादत हुई है, तो रिग्रेट करते हैं जी। देखिए अज़ाइम क्या है जी, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ये अनफॉर्चुनेटली इतनी इम्पेक्ट की गई है, इतना इसके ऊपर की गई है कि इसको पूरे इसके जो फाइबर है जी इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और ये जो ग्रे हाइब्रिड वॉर मैं इसको कहूँगा जो पाकिस्तान के ऊपर जिसकी एप्लीकेशन हुई है, इसी में यही तो चीज है कि पता नहीं चलता कि कौन कार्रवाई कर रहा है और किस मकसद से कर रहे। मकसद इसका बड़ा क्लियर है जी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, एक इस्लामी रियासत को कमजोर किया जाए, एक ऐसे मुल्क को कमजोर किया जाए कि जो इस रीजन में पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पीस देना चाहता है, अमन देना चाहता है। अब इसके बीच में बहुत सारे प्रॉक्सीज भी शामिल हो गई हैं जो अनफॉर्चुनेटली जैसे भारत की तरफ इशारा कर रहा हूँ, अफगानिस्तान की सरजमीन को भी वो यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं इस वक्त एक विच हंटिंग करके या उनकी तरफ ये टोटल इस चीज का रुख मोड़ के जो हमारे अंदर के हालात हैं या जो हमने पाकिस्तान के अंदर जो चीजों को ठीक करना है या जो फोकस करना है, हमारी जो बैड गवर्नेंस की कुछ इश्यूज हैं, कुछ हमारा फोकस नहीं हो पा रहा हमारी हुकूमतों का। एक होल ऑफ नेशन अप्रोच हम बनाते थे, जैसे नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, लेकिन उस पर अमल जब नहीं करते, एक स्पिरिट के साथ अमल नहीं करते, और हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ चंद अफराद की या चंद इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान को पुरअमन करना। ये ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल जी, ये हाइब्रिड वॉर है, हमें समझने की जरूरत है। ये हर पाकिस्तानी इसका निशाना है, बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट इसका टारगेट है, उसका ज़हन, उसका दिल टारगेट है, ताकि वो लेकिन जाहिर साहब जैसे कि मस्जिद में, जामिया मस्जिद में धमाका हुआ है, हमेशा आलिम दीन ही इसका निशाना बनते हैं जो दीनी तालीमात दे रहे होते हैं। एक से बढ़कर एक वाकया जो है वो रूनुमा हो जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्या संजीदगी नहीं है या हम कुछ इस पर स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, देखिए संजीदगी तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है जी। अभी हमारी डिप्लॉयमेंट देख लें, मिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देख लें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट देख लें, संजीदगी तो है। लेकिन अब देखिए ना पाकिस्तान इस वक्त जिस फितरे का सामना कर रहा है, फितना अल खवारिज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी उस हकानी साहब ने पिछले दिनों राब्ता इस्लामी के कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खवातीन की तालीम पे की बात की थी, खवातीन को तालीम देने की बात की है। ये उन चीजों के मुनाफी है जो फितना अल खवारिज के लोग करते हैं, जहाँ पे औरत के हकूक छीने जाते हैं। तो अब देखिए उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली जो इतलात भी आ रही है कि जो खुदकुश हमला हुआ है ये उन्हीं एलिमेंट्स की तरफ से, फितना खवारिज के ही खुद उनकी तरफ से होगा या उनके किसी दोस्त की तरफ से होगा, ताकि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की जाए। ऐसी तमाम आवाजों को दबा दिया जाए जो खवातीन के हकूक की बात करती है, जो असल इस्लाम की बात करती है, इस्लाम के मसक चेहरे वाली आइडियोलॉजी वो तो खैबर पख्तूनख्वा में लगाना चाहते हैं। दोनों थ्रेड्स को आप देख ले, जो बलूचिस्तान में है वो वहां का जोग्राफिया चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ के लोग आपका तर्ज हयात चेंज करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी इस्लाम वो है जिसका हम जिक्र करते हैं, हालांकि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जिनको फितना खवारिज कहा गया है।
और इस तरह की शख्सियात को टारगेट करना, उनको एलिमिनेट करना, ये एक पैगाम एक्चुअली उन्होंने भेजने की कोशिश की है कि जो भी ख़वातीन की हक की बात करेगा, जो असल चेहरे की बात करेगा, जो असल रिलीजन की बात करेगा, जो इंसानी हकूक़ की बात करेगा, जो कत्ल गारत को और इस तखरीबकारी को और इस टेररिज्म को कंडेम करेगा, उसको दे विल टेक देम आउट, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी तरीके से। और मस्जिद और ये जो आपने बात की दारुल उलूम में इस तरह करना, मस्जिद, इस्लाम, इन चीजों से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक शरेड़ है, एक झूठ है। अब तो इस मामले में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनका कलमे से, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है अमन का, उससे कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए, नाबालिग ज़हनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक्स के लिए इनकी लीडरशिप ये नारे लगाती है, और इनके पीछे वो फोर्सेस जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, वो इनको इस तरह के थीम्स और नैरेटिव बना के देते हैं, वरना इनका ज़हन या तालीम और इल्म, इखलाक, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इनका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होता है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन इस तरह के धमाके करना और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होना, इनका कोई मज़हब से ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ मुल्क में जो है अमन नहीं चाहते हैं, इस्तेहकाम नहीं चाहते और बस फसाद बर्पा करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे जी। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं वो इजलास की सदारत करेंगे, और पेशावर में अब से थोड़ी देर बाद ये इजलास शुरू होगा। चांद की रुयत के लिए तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में भी जोनल कमेटियों के इजलास हो रहे हैं, और इस्लामाबाद में भी जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वज़ारत मज़हबी उमूर में हो रहा है। दूसरी तरफ तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 5:45 पर चांद पैदा हो चुका है। अब से थोड़ी देर में ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। कम बुलंदी और फासले की वजह से इंसानी आंख का चांद देखना मुमकिन नहीं होगा। रमज़ान मुबारक का चांद कल 1 मार्च को देखना मुमकिन होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद खान मौजूद हैं। जी शाहिद, कहिएगा इजलास कब शुरू होगा और क्या इम्कानात बताए जा रहे हैं चांद के हवाले से? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में या पेशावर में जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास जो है थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। इजलास के लिए 6:30 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो कि रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन है, वो पेशावर पहुंच गए हैं और इंतजाम जो है वो किए गए हैं। रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल है। इजलास जो है वो औकाफ बिल्डिंग जो है वहाँ पर उसकी छत पर जो है मुनक़िद की जाएगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो है उनकी इजलास की सदारत करेंगे। इस हवाले से पहले तो चांद देखा जाएगा, और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर जब ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जो है जज यहाँ पर अगर चांद नजर आता है तो ठीक है, उसके बाद जो है इजलास होगा। इजलास में शहादतों के लिए इजलास मुनक़्क़द होगा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अगर कोई शहादत आती है तो फिर उनके पास आएगी और उनको कंफर्म करेंगे। तो ये अब तक की सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो सही तो चांद नजर आने या ना आने का हतमी फैसला जो है मरकज़ी रोयत हिलाल ही करेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद खान, आपने अपडेट किया। तो अब से कुछ देर बाद इजलास शुरू होगा और देखा जाएगा कि चांद नजर आता है या नहीं आता। उस पर जी हतमी जो फैसला है वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक से कबल ही ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर खुलकर खेलने लगे हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने रोज़ादारों के लिए खाने पीने की हर चीज़ महंगी कर दी है। चीनी, घी, ऑयल, सब्जियों, फलों, मुर्गी और दीगर अशिया की कीमतों में 50 से 100% इजाफा हुकूमत के अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने वाले निज़ाम पर सवालिया निशान बन गए हैं। रमज़ान मुबारक से कबल अशिया खुरनोश को ज़ख़ीरा करके किल्लत पैदा करके भी कीमतों में इजाफा किया जाता है। रमज़ान से कबल सरकारी कीमतों पर खाने पीने की कोई चीज़ दस्तयाब न रही। दुनिया भर में त्योहारों से कबल खाने पीने की अशिया की कीमतों में लोग अज़ खुद कमी कर देते हैं, मगर हमारे यहाँ तो सरकारी कीमतें भी सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद रहती हैं। काशिफ अजीज़ से जानेंगे तफसीलात। काशिफ, कहिएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है, क्या प्राइस है अशिया खुरनोश की और कीमतें कितनी हैं, क्यों हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है? चीनी, मुर्गी या फल हो तो रमज़ान आते ही सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेशावर में घी की फ़ी किलो कीमत में एक महीने में 70 रुपये इजाफा हुआ है। पेशावर में दर्जे अव्वल घी की फ़ी किलो कीमत 500 से 570 रुपये तक पहुंच गई है। चीनी की कीमत में भी 35 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। आज पेशावर में जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत
485 रुपये तक पहुंच गई है। अगर हम पलों की बात कर ले तो पल ख़रीदना गरीब की बस से बाहर है। शहरी कहते हैं कि इस रमज़ान में उनके बस में नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए पल ख़रीद सके। आज पेशावर में लहसुन की फ़ी किलो कीमत कहीं 600 रुपये तो कहीं पर 650 रुपये है, जबकि अदरक की फ़ी किलो कीमत 500 तो कहीं पर 550 रुपये है। जी सही। तो पेशावर में भी अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं और इंतज़ामिया जो है प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। कोयटा का रुख करते हैं, फ़जल तवाब से जानते हैं। फ़जल, कहिएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है, अशिया खुरनोश की कीमतें कितनी हैं और इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कहती है और अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा में भी माह सियाम से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू है और ख़ास तौर पर जो पलों की कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगी है। जो जिनकी कीमतें बढ़ चुकी है उसमें ख़ास तौर पर जो सेब है और अनार है उनकी कीमतों में जो है पिछले एक हफ़्ते के दौरान फ़ी किलो में 50 से 60 रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है। अनार इस वक्त 300 से बढ़कर 380 रुपये, 400 रुपये फ़ी किलो, जबकि सेब 300 से बढ़कर 350 रुपये। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब है और ख़ास तौर पर जो दुकानदार है, रेडीबान हैं, वो सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। मनमाने कीमतें जो हैं वो वसूल की जा रही है। लिहाजा हम हुकूमत से और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि माह सियाम में आवाम को सब्सिडी देने के लिए और सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद के हवाले से किरदार अदा करे और सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद के हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल बनाएं ताकि माह सियाम में आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी सही। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फ़जल तवाब कोयटा से हमें इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह करे थे। तो यकीनन दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है, मजहबी त्यौहार आता है, तो अशिया खुरनोश की कीमतें जो है अस खुद कम हो जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बजाय कि आवाम को सहूलत दी जाए, ना जाने क्यों ये मिली भगत होती है या हुकूमत की नाअहली है कि सरकारी नर्ख तो मुकर्रर किए जाते हैं लेकिन उन नरखों पर ना तो आवाम चीज़ें ख़रीद पाते हैं या फिर मनमाने रेट्स लिए जाते हैं। तो ये इंतज़ामिया को देखना होगा। दावे तो करती हैं कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, लेकिन इस हवाले से कोई खातिर खा इंतज़ामात नहीं देखने में आ रहे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ग्रुप बी के अहम फैसला कुन मैच लाहौर में अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है। अफ़गानिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। अफ़गानिस्तान के लिए आज का मैच फैसला कुन होगा। शिकस्त के बाद अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर भी हो सकता है और अफ़गानिस्तान की टीम फॉर्म में है। 2 रोज़ कबल इंग्लैंड के खिलाफ सनसनीखेज़ मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त दे चुका है। ये अफ़गानिस्तान की टीम को तीसरा ग्रुप मैच है और नाकामी की सूरत में अफ़गान टीम चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर और फाते ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जैसा मेगा इवेंट के लिए शानदार मेज़बानी के लिए इक़दाम करने वाला पाकिस्तान ही अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान टीम ने खेल के तीनों फॉर्मेट्स में नाकिस कारकर्दगी से न सिर्फ शायकीन क्रिकेट को मायूस किया बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब, सबसे पहले तो हम अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं। तो कौन सी टीम तगड़ी है, क्या लगता है अफ़गानिस्तान को कितनी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं? देखिए, जिस तरह आपने इंट्रो में जिक्र किया, अफगानिस्तान के लिए डू एंड डाई का मैच और समहाउ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ऐसे ही है। जो टीम आज का मैच जीतेगी वो स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बट अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट होगा कल के मैच के ऊपर, रन रेट के ऊपर देखना पड़ेगा इंग्लैंड का क्या सिनेरियो रहता है। बट ऑब्वियसली ये दूसरी टीम के ऊपर, ये इन तमाम टीमों का यही माइंडसेट होता है कि वो इफ़ एंड बट पे नहीं जाते, किसी दूसरी ओपोजिशन के ऊपर नहीं छोड़ते। वो 100% यही कोशिश कर रहे होंगे कि आज का मैच जीते। दोनों टीमों के लिए बहुत वाइटल है जी। अफगानिस्तान ने लास्ट मैच पहले बैटिंग करके जीता था और रन्स को टोटल कुछ चेज करते हुए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था इंग्लैंड को, और वो आज भी इसी माइंडसेट के साथ टॉस जीत के उन्होंने ये फैसला किया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी अगर टॉस जीता तो वो चेज की तरफ ही जाता। होता क्रिकेट में ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको आप सेकंड ऑप्शन के तौर पे रखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में हमने देखा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट 351 का टारगेट था, वो बड़ा आसानी से चेज कर लिया। ऑलमोस्ट 3 ओवर अभी रिमेनिंग थे। तो दोनों टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही हैं, अपनी जो वो चाह रहे थे वही इस तरह कर रही हैं। टोटल अभी जो है समहाउ 2 बॉल्स रह चुकी हैं, 272 का रन उन्होंने बनाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो देखा जाए, बॉलिंग में तो हम ज़रूर बात कर सकते हैं कि उनके 4-5 मेन बॉलर नहीं हैं, बट बैटिंग में किसी तरह भी वो कम नहीं है। उनकी कंप्लीट बैटिंग साइड इस चैम्पियन ट्रॉफी में आई है।
तो लगता तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत बड़ा टोटल नहीं होना चाहिए, बट स्पिन का रोल देखना पड़ेगा। अगर तो कहीं स्पिन मदद देती है, हमें नजर आया अगर बॉलर्स को, तो फिर ओबियसली हम सब जानते हैं कि दुनिया का बेस्ट स्पिन अटैक है अफगानिस्तान का, तो वो बॉदर कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट ऑन द पेपर, और जो अभी जिस तरह की लाहौर की पिच कदाफी स्टेडियम की खेल रही है, बहुत बड़ा कोई मेगा स्पिन हमें नजर नहीं आ रहा, एक नॉर्मल कन्वेंशनल स्पिन हो रहा है, जो कि ओबियसली सही, यानी कि अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाएगा। इरफान से ये भी कहिएगा कि हमने खैर पाकिस्तानी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस पर तो बहुत बात कर ली है, काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, शायकीन क्रिकेट भी मायूस हैं, मैनेजमेंट के हवाले से क्या इतलात हैं? यकीनन नाराज़ तो वो भी है, जैसे कि हम अपने इंट्रो में भी जिक्र कर रहे थे। तो अब तब्दीलियों के बारे में भी चमगोइयाँ हो रही हैं, क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं मैनेजमेंट में या टीम में? देखिए, डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जितनी पूरी नेशन इस टाइम नाराज़ है इनसे, इवन बोर्ड के अंदर भी लोग जो सीनियर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। हम इस पे बहुत पहले भी बात करते हैं, जब हम T20 वर्ल्ड कप में से भी पहले राउंड में बाहर हुए थे तो चेयरमैन साहब ने सर्जरी का वर्ड यूज़ किया, बट हमने देखा कि इवेंचुअली लेटर ऑन कुछ भी नहीं हुआ। अभी ज़रूर अकाउंटेबल करना पड़ेगा। देखिए, ये क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट से बढ़ के है, ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को इंटरटेनमेंट और प्लेयर प्रोवाइड करती है। आपका जो भी सिचुएशन होती है, जो भी हालात होते हैं मुल्क के, डिस्पाइट ऑफ इट टीम जब जीती है तो पूरी नेशन इसको सेलिब्रेट करती है, और इस चीज़ को समझना चाहिए प्लेयर्स को भी और मैनेजमेंट को भी, कि इसको एज ए सिर्फ गेम लेके अच्छा जी ये हार गए जीत के छोड़ नहीं देना चाहिए। आपको इसको सीरियसली तमाम स्टेक होल्डर को, हेल्म फेयर में जो लोग बैठे हैं उन पे काम करना चाहिए। अब इस पे ऊपर डिस्कशन ऑब्वियसली हो रही है कि 4-5 प्लेयर को रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट का नाम दें, इनको बाहर निकालने की बात करें, क्योंकि अभी आपने राइट, वो 4-5 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, इसमें अगर अभी तो नाम सामने आएंगे, बट अभी उसमें सबसे पहले बाबर आजम की बात हो रही है, कप्तान रिजवान की बात हो रही है, हारिस की, नसीम शाह की और शहीनशाह अफरीदी की बात हो रही है कि इन 4-5 प्लेयर, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से टीम का पार्ट थे, 2021 से देखें तो ये टीम का पार्ट है और मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, बट ये पाकिस्तान को कोई एक इवेंट भी नहीं जिता पाए। इन्होंने ऑलमोस्ट 9 इवेंट खेले हैं, 9 इवेंट के अंदर पाकिस्तान किसी तरह का भी आपने इनमें से जितनों के भी नाम लिए हैं, कहा यही जाता है ये अपनी तरफ से टीम के लिए एक बड़े खिलाड़ी हैं, और मैच की परफॉर्मेंस के बाद तो हमने देखा कि ओवरऑल पूरी दुनिया ने तो खैर तनकीद की, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया गया कि हमारे पास कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। आप ये समझते हैं कि वाकई हमारे पास कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है? जबकि दूसरी जानिब अगर आकिब जावेद की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो वो कहते हैं कि यही टीम थी, यही बेस्ट थी और यही हो सकता था, क्योंकि ये कोई इतने एक्सपीरियंस के साथ नहीं आए हैं, 20-20, 25-25 मैचेस खेले और वो इस टीम का पार्ट बन गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये वाकई बड़े खिलाड़ी नहीं है या हैं? देखिए, इनकी जितनी परफॉर्मेंस है वो अपनी ज़ात के लिए है, पर्सनल माइलस्टोन है, किसी का 1000 रन हो रहा है, किसी की 100 विकेटें हो रही हैं, किसी ने 50 तेज आउट कर दिए। आपने ये देखना है कि आपकी उस विक्ट्रीज के साथ क्या पाकिस्तान कोई टाइटल जीत पा रहा है या इनकी बायलैटरल सीरीज में है। बायलैटरल सीरीज को वक्ती तौर पर याद रखा जाता है, फिर भूल जाते हैं सब। इवेंट का जितना मैटर करता है, आप ये देख लें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये इवेंट के अंदर अपनी 100% फुल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं। जब बायलैटरल सीरीज होती है तो अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट भी दे देते हैं। इन लड़कों ने जो 13-14 का स्क्वाड था, ये ग्रुप था, ये 3-4 साल से इन्होंने किसी नए बच्चे को नहीं आने दिया। इन्होंने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का ऐसा एक सर्कल बनाया जिसके अंदर कोई नया बच्चा आता था, डगआउट में बैठा रहता था, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करते थे। अब क्या हो रहा है कि अब जब ये लड़के एक्सपोज होना शुरू हुए हैं कि इनकी जब अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि 9 इवेंट आप हार चुके हैं, तो आप कितने और इवेंट हारेंगे। हमेशा एक सर्टन हम बात करते हैं ना जब स्टेबिलिटी की, कि चेयरमैन को फेयर टाइम देना चाहिए, कोच को देना चाहिए, प्लेयर को देना चाहिए, तो बट उसकी भी एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, एक लिमिट है। ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप 9 इवेंट हार चुके हैं, अगले 9 हारने का वेट करें, 3 साल आपने कुछ नहीं किया, अगले 3 साल वेट करें। तो ये मेरा ख्याल है काफी फेयर टाइम मिल चुका है। अब जो बच्चे पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, और हर प्लेयर का मेरा मानना यह है कि पीक होती है क्रिकेट की, जब पीक आप वेस्ट कर देते हैं फिर वो जाया हो जाता है। तो आपका जो परफॉर्मर है उनको चांस दें और उन बच्चों को भी कम से कम 6 मंथ का टाइम देना चाहिए टीम में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हैं। तो बहुत शुक्रिया जी इरफान ज़हीर, हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। यकीनन पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से शायकीन क्रिकेट भी मायूस हैं, और अब जो इंतज़ामिया है वो भी हरकत में आ चुकी है और तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं मैनेजमेंट के हवाले से भी और टीम के हवाले से भी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। बलूचिस्तान में दाखिल होने वाले बारिशी सिस्टम से मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया है। अब्र रहमत से न सिर्फ दरख्त धुलकर साफ हो गए हैं,
कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP में बर्फ़बारी से नज़ारे भी हसीन हो चुके हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसे हैं। जुड़वा शहरों समेत अटक, रहीम यार खान, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी बारिश हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ेगम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा कैसा मौसम आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में भी, और रिमझिम हो रही है, बादल बरस रहे हैं कई इलाकों में, कब तक ऐसा ही मौसम रहेगा और किन किन इलाकों में बारिशें मजीद मुतवक्के हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये जो मौजूदा आने वाला सिस्टम है ये इस वक्त पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाकों और कश्मीर पर मौजूद है। बाकी तकरीबन पूरे मुल्क से इसका असर ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि 1 से 2 दिन के वक्फे के बाद, यानी कि 2 तारीख की शाम से एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला कोयटा के रास्ते पाकिस्तान को मुतासिर करेगा, जिसके तहत कोयटा समेत बलूचिस्तान, शुमाली और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में एक अच्छी बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम इसके साथ साथ जो है KPK में, जनूबी और शुमाली KPK में दोबारा बारिश और पहाड़ों पर एक और अच्छी बर्फबारी। इसके साथ साथ वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 2 और 3 तारीख को एक और अच्छी बारिश के साथ बर्फबारी का स्पेल मुतवक्को है। सर, आपने 2 और 3 तारीख को बारिश के मुतवक्के होने का जो ऐलान किया है, ये भी कहिएगा कि आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, तो इस महीने में मौसम कैसा रहेगा, बारिशें भी होंगी और कितना स्पेल रह सकता है? जी, इब्तदाई आयाम, ये जो मैंने आपको बारिश का स्पेल बताया, ये 2 से 2.5 दिन का स्पेल है। इब्तदाई आयाम बारिश के जो होंगे रमज़ान के, वो तो ऑलमोस्ट पूरे मुल्क में मौसम बहुत अच्छा होगा। अगर जनूबी पाकिस्तान की बात करते हैं कि ऑल तो यहाँ पे टेम्परेचर अभी ज़्यादा है, जैसे आज नवाबशाह में 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ताहम मुल्क के जनूबी इलाकों में भी इब्तदाई रमज़ान जो है वो खुशगवार होगा। ताहम शुमाली जो मुल्क के हिस्से हैं वहाँ पर तो कदरे मौसम ठंडा है, लेकिन इस बात की तवक्को है कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा, रमज़ान का एंड होगा और मार्च का एंड होगा, तो गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। ताहम इस बात की तवक्को है कि इस माह रमज़ान के दौरान इस स्पेल के बाद कम से कम एक स्पेल और मजीद आने की तवक्को है बारिश का, जो कि मुल्क के शुमाली इलाकों को मुतासिर करेगा। सही, इस स्पेल के बाद एक और स्पेल आने की तवक्को है। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ेगम साहब, आपके वक्त का। वो बारिशें होंगी और जो रमज़ान की इब्तिदा है जी वो खुशगवार होगी, और मार्च के एंड पे हम देख रहे हैं कि जी गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है। तो प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे हवेली लखा में शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बिजली के बिलों की बरवक्त अदायगी ना होने से बंद पड़े हैं। इलाका मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। माल मंडी समेत दीगर मकामात पर लाखों की आबादी में लगे वाटर फिल्टर प्लांट्स को ताले लगने से शहरी सरापा एहतजाज हैं। वकास अहमद ने इस पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। बिल्कुल, हवेली लखा शहर समेत मुतअद्दिद इलाका जात की आबादी लाखों शहरियों पर मुहित है, लेकिन यहाँ के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बिजली के बिलों की अदायगी ना होने पर शहरी पीने के लिए साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर समेत म्यूनसिपल इंतजामिया से ये अपील की है कि वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो साफ पानी उनको मुहैया हो सके। एजेंसी पानी तो बड़े तंग है, एक साड़ी टैंकी वसैल है वो भी बंद पई 2 महीने तो बच्चे साढ़े बीमार हो रहे हैं इस पानी की वजह तो, लिहाजा पानी चलवाया जाए। 2400 रुपया साल का बिल लै गए तो 2 महीने हो गए बिल लै ते ने अफसर खा गए की किता ही नहीं। पानी का घुट को नहीं, गंदा पानी पींदे ने बच्चे, जिन्होंने करी पंप ने इन्हों लोकां घरों भरदे नु। एक हुकूमत चंगा कीती खड़ी। 3-4 महीने तो मसला मसैल पानी दा चल रही है, 2-2.5 महीने तो मुकम्मल बंद है। साडे बच्चे गंदा पानी पी पी के बीमार हो चुके हैं, बीमारियां विच मुबतला ने। साडा कोई पुरसाने हाल नहीं हैगा, ना पीने वास्ते पानी, ना बाकी सप्लाई पानी आ रहा है। थल्ले वाला पानी जो पंप का पानी बड़ा खराब है, और ना पीने के काबले ना नहाने के काबल है। ये मेहरबानी करो पानी चला दो। मुलाजमान हक बनते हैं ध्यान करना, इनकी ताबेदारी करना। उन्हें मुफ्त तनख्वाह घरी बैठे पानी जलील दे पैर बंदे। इनके पता नहीं क्या मामला आता है, बिल के मामला आते हैं, हम बिल भी देते हैं फिर भी हमें पानी नहीं मिलता। अगे पहले पानी घट देंदे रहने, 4.5 घंटे मंजूर सन ते वो घंटे ते आ गए। घंटे तो चले जी अद्धे घंटे ते आ गए, अद्धे घंटे तो चले तो टैंकी बंद होगी। ना कोई वाटर सप्लाई वाला पानी है तो ना टैंकी वाला पानी है। गरीब आदमी
आदमी दी कोई सुनता ही नहीं है। उंज जी भज्जे आ रहे ने, ये करना वो करना, कोई काम नहीं, कोई कारोबार है, कोई भी नहीं कर रहे। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बिजली के बिलों की अदायगी ना होने पर शहरी पीने के लिए साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त समेत डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर समेत म्यूनसिपल इंतजामिया से ये अपील की है कि तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाए और साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी साफ पानी पी सकें और मजीद मुद्रे सेहत पानी पीने से पैदा होने वाली मूजी बीमारियों से उनको छुटकारा हासिल हो सके। जी तो नाजरीन, वकास अहमद की ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी और यकीनन गरीब आदमी की कोई भी नहीं सुनता है। एक बुनियादी सहूलत जो आवाम को चाहिए वो है पीने का साफ़ पानी, वही आवाम को नहीं मैसर हो रहा। तो इंतज़ामिया क्या कर रही है? दावे तो बहुत करते हैं, वादे बहुत करते हैं, वोट लेने आते हैं। जैसे कि आवाम एक कह भी रहा था एक फ़र्द जिसने कहा कि जी वोट लेने आते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन सहूलियात नहीं देते हैं। तो इसको मुमकिन बनाएं, पानी की दस्तयाबी तो कम से कम साफ़ पानी की मुमकिन बना ही सकते हैं। आने वाले प्रोग्राम में भी इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि मसले का हल निकला या नहीं निकला। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सरगोदा में भी नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन जारी है। सरगोदा इंतजामिया ने मसरूफ़ तरीन शाहराओं को तजावुज़ात से पाक कर दिया है और इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा से तफसीलात लेते हैं। अली रज़ा, बताइएगा कितनी मुतहरिक है इंतजामिया और कितने फ़ीसद जो है तजावुज़ात का खात्मा हो चुका है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में पंजाब भर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ स्टिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तहसील इंतज़ामिया सरगोदा भी इस वक्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते दिखाई दे रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा सैयद असद आबाद इस वक्त 47 पुल पर ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त इंक्रोचमेंट का अमला भी मौजूद है और जो दुकानदार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सरगोदा में मल्टीपल जगहों पर कार्रवाई शुरू की है। अंदरून बाज़ार में खुशाब रोड पे जो हमारे दो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, खुशाब रोड और दूसरा हमारा ये लाहौर रोड और अंदरून बाज़ार, यहाँ पे हम जॉइंट एक्शन हम ले रहे हैं और तीनों तरफ जो है साइमल्टेनियसली हम इसको चला रहे हैं। एक क्रॉनिक इशू है, इसको हम सबसे पहले तो दुकानदारों को हम इसमें लूप में ले रहे हैं और मैं पर्सनली जाके तकरीबन सब दुकानदारों को हम कह रहे हैं कि वो खुद ही इसको वॉलंटरीली पीछे हटा लें और इस बार सीरियसनेस उन्हें भी नज़र आ रही है। जो नहीं हटा रहे हमारी टाइम लाइन के बावजूद उनके खिलाफ हम फिर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये डायरेक्शन दी गई थी कि तमाम जो मेन शाहराह हैं उन्हें तजावुज़ात से पाक किया जाए। इस वक्त भी इंक्रोचमेंट का अमला मौजूद है और तजावुज़ात के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करता दिखाई दे रहा है। जी, और नाज़रीन, ये काफ़ी खुशाइन बात है, फाइनली कहीं से तो कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली है कि ये जी स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, जिससे आवाम को सहूलत मिलेगी और यकीनन तजावुज़ात से पाक जो हैं वो शाहराएँ होंगी तो आवाम के लिए आसानी होगी। दूसरी जानिब अगर हम तजावुज़ात की बात करते हैं तो ठुल सिंध के ज़िला जैकबाद के तालका का सदर मकाम और एक अहम शाहरा जो है वो ठुल शहर की मरकज़ी सड़क दोनों अतराफ नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार होने से अपनी खूबसूरती गवा बैठा है। यहाँ हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है और साथ ही साथ ठुल इंतज़ामिया जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं नबी बख्श बलोच, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया इस पर क्या कहती है? मौजूद हूँ ठुल के रबर चौक पे, जहाँ पे ट्रैफिक जो यहाँ पे जाम हो रहा मामूली बन गया है, जिसके बाद यहाँ आने जाने वाले शहरी गाड़ियाँ वो बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैं आपको बता चलूँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ ठेले वाले हैं जो सड़क पे ठेले लगा कर अपना कारोबार करते हैं। यहाँ आने जाने वाले बच्चे, स्कूल के बच्चे और सभी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब हमारी इंतजामिया से बात हुई, इंतजामिया ने कहा काफ़ी दफ़ा हमने इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद भी जो ठेले वाले हैं वो अपने मनपसंद चौकों चौराहों पे खड़े होते हैं। इंतजामिया की तरफ से लापरवाही के बाद जो है कोई इस तरह का कार्रवाई अमल में ना लाया गया। यहाँ के जो शहरियों ने डीसी जैकबाद से मुतालबा किया है फौरन इस मामले का नोटिस लेकर यहाँ जो ट्रैफिक एहलकारों का मुकर किया गया, जहाँ रोड ट्रैफिक यहाँ चुके जो है मामूल बन गया, ट्रैफिक एहलकारों को मुकर करके जहाँ मेन चौकों चौराहों पे जो आने जाने वाले बच्चे स्कूल उनको दुश्वारी से बचाया जाए। जी तो ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है और इंतज़ामिया इस हवाले से नोटिस नहीं ले रही है। और इस प्रोग्राम में इन मसाइल को उठाने का मकसद ही यही है कि अवान बाला तक जी आवाम की आवाज़ पहुँचाई जाए और मसाइल का हल ढूंढा जाए। प्रोग्राम से अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।